हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। भारत चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक कारणों को समझने की कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें हम 1962 से 2010 के बीच में सभी छोटी बड़ी घटनाएं जो भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने 1800 ईस्वी से लेकर 1950 तक की एवं दूसरी वीडियो में 1950 से लेकर 1962 तक की सारी छोटी बड़ी घटनाओं को विस्तार से समझने की कोशिश की थी। तो यदि आप उस लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1962 युद्ध के बाद भारत की क्या स्थिति थी उसको समझ लेते हैं। ये युद्ध भारतीय विदेश नीति निर्माताओं को मुख्यतः दो मोर्चों पर आंखें खोलती हैं। पहला कि कूटनीति और सैन्य शक्तियाँ अक्सर एक साथ चलती हैं। दूसरा, सुरक्षा तैयारियाँ हमेशा से ही अनिवार्य होनी चाहिए और युद्ध केवल हथियारों और गोला बारूद के बारे में नहीं है, बल्कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहतर सैन्य बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत ने इस युद्ध से सबक लेते हुए हिमालयन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए 7 और माउंटेन डिवीजन का निर्माण किया। हालांकि इससे पहले भारत के पास ऑलरेडी 10 माउंटेन डिवीजन थी, लेकिन इसके बाद भी भारत ने 7 और माउंटेन डिवीजन का निर्माण कराया, जिससे चीन सीमा पर भारतीय फौज की मौजूदगी दोगुनी हो गई। खासकर चुंबी वैली वाली जो एरिया है उसमें दोनों सेनाएं आमने सामने थी। यदि हम इसे और प्रिसाइजली देखें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर नाथुला और छोला पास दो पास हैं। यहीं पर दोनों सेनाएं 20-30 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। और एक समय तो ऐसा आया जब 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहे थे, उस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को अल्टीमेटम तक दे डाला कि आप नाथुला पास को खाली करें। चलिए इसे हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस मैप में यहाँ पर छोला पास है और यहाँ पे नाथुला पास है, और ये जो चाइना का ये वाला जो भाग है इसे हम चुंबी वैली कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला मैप है इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसे चुंबी वैली बोलते हैं। तो ये वाला भाग हमेशा से ही भारत की सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा से ये क्रूशियल रहा है, क्योंकि भारत की ये जो चिकन नेक है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, ये वाला भाग यहीं से होकर गुजरती है। तो ये पॉइंट हमेशा से भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण तथ्यों को समझनी होगी। पहला कि सिक्किम अभी तक भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग नहीं बन पाया था, और दूसरा, सिक्किम और तिब्बत के बीच में 1890 की कलकत्ता कन्वेंशन के दौरान बॉर्डर डिमार्केशन के लेकर के एक एग्रीमेंट साइन की गई थी। इसका आर्टिकल 1 कहता है कि तिब्बत और सिक्किम के बीच में कोई भी फिजिकल बाउंड्री मौजूद नहीं होगी, बल्कि जो पर्वत श्रृंखला है और जो नदियां हैं वही बॉर्डर का काम करेंगी। इस केस में तिब्बत के लिए मोछू रिवर और सिक्किम के लिए तीस्ता रिवर काम करेंगी। तो चलिए इसे हम एक मैप के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मैप में यहाँ पर ये मोछू रिवर है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और भूटान तक जाती है। तो तिब्बत के अनुसार और ये जो कोलकाता कन्वेंशन में जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके अनुसार ये जो मोछू रिवर है यही तिब्बत और सिक्किम के बीच में एक बॉर्डर का काम करेगी। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद 1967 में भारत और चीन की सीमाएं बॉर्डर को लेकर दोबारा से एक दूसरे के सामने खड़ी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत चीन सीमा में सिक्किम और तिब्बत का ही जो 220 किलोमीटर की लंबी एक बॉर्डर है, वहाँ पर दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था। लेकिन चाइना की जो कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन नीति है उसका ही कारण रहा कि सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर पर विवाद शुरू हो गए और 1976 में एक युद्ध भी हुआ। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 13 अगस्त 1967 को चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में घुसकर कुछ गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने वहां के चाइनीज कमांडर चांग हुआ से किया, जिसके बाद उन्होंने काम को रोक दिया। लेकिन भारतीय सेना अब समझ चुकी थी कि यह चीन की कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन पॉलिसी का ही भाग है, इसलिए भारतीय सेना ने 20 अगस्त 1967 से अपनी सीमा पर काटीले तारों की 3 परतों वाली बाड़ लगाने की शुरुआत कर दी। और उसके बाद 23 अगस्त 1967 को चीनी सैनिक राइफल लेकर नाथुला की ओर बढ़ते हैं और सीमा पर रुक गए और विरोध जताना शुरू कर देते हैं। हालांकि वे कुछ देर बाद ही वहां से लौट जाते हैं। इसके बाद 5 सितंबर 1967 को भारत ने कांटेदार तार की बाड़ को कंसर्टिना कॉइल से अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इस दौरान चीनी राजनीतिक अधिकारी की एक लैंडिंग होती है डायरेक्ट नाथुला बॉर्डर पर,
और उनका जो उस समय के भारत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर राय सिंह थे उनसे बहस हो जाती है, जिसके बाद काम को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन भारत दोबारा से 7 सितंबर 1967 को कार्य पुनः प्रारंभ कर देता है, जिससे चीनी सेना भड़क उठती है। इसके बाद लगभग 100 से अधिक चाइनीज सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। हालांकि 10 सितंबर 1967 को भारतीय दूतावास को चाइनीज आर्मी जो है और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने एक धमकी भी दी और ये कहा कि यदि भारत अपने स्टैंड यही रखता है तो भारत इसके बुरे परिणाम को भी भुगत सकता है। और इसके बाद 11 सितंबर 1967 को बाड़ लगाने का काम इसी दिन पूरा होने वाला था। तो भारतीय सैनिक ने जैसे ही सुबह सुबह काम करना शुरू किया, वैसे ही चाइनीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के नेतृत्व में चाइनीज आर्मी ने विरोध करना शुरू किया। इसके बाद उस समय वहाँ पर जो भारत के तरफ से कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह, उनसे बातचीत करने के लिए बाहर आते हैं। जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कर्नल राय सिंह बाहर आते हैं, उन पर एक गोलियां चलाई जाती हैं और वे वहीं गिर जाते हैं। इसी के साथ ही दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाती है, जिसमें भारत के लगभग 88 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट दावा करते हैं कि चाइना के लगभग 300 सैनिकों ने जान गंवाई थी। इसके बाद 12 सितंबर को भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को एक नोट भेजा, जिसमें 13 सितंबर के सुबह 5:30 बजे से सिक्किम तिब्बत जो सीमा है उस पर बिना शर्त के युद्ध विराम की पेशकश की। लेकिन चीनी सैनिकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद 15 सितंबर 1967 को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिक के शवों को हथियार और गोला बारूद के साथ सौंप दिया और कहा कि ये भारत चीन सीमा विवाद के हित में है और ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आपको। इस प्रकार ये युद्ध चला। इसके बाद 1 अक्टूबर 1967 को भी जो छोला पास है, जिसे मैंने पहले दिखाया था, उस पास के पास भी एक झड़प होती है, जिसमें भारत चीन के जो सैनिक हैं वो आपस में लड़ते हैं। लेकिन दोनों बार भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 1967 की जो युद्ध हुई थी भारत चीन में, उसमें भारतीय सेना की विजय हुई। हमने अपने डिस्कशन के बीच में आपको ये बताया था कि सिक्किम अभी तक भारत का भाग नहीं बन पाया था। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि सिक्किम का इतिहास क्या है और भारत में मर्जर की इनकी कहानी क्या है। सिक्किम में 1642 ईस्वी से राजशाही की शुरुआत होती है। 1642 ईस्वी में चोग्याल एक तिब्बतन शब्द है जिसका मतलब होता है राजा, किंग। तो उस समय किंग के रूप में फुनसोक नामक ग्याल का राज्याभिषेक किया जाता है और इस प्रकार सिक्किम में 1942 में राजशाही की शुरुआत होती है। और चूंकि सिक्किम का पड़ोसी मुल्क था नेपाल, तो नेपाल के तरफ से हमेशा गोरखा द्वारा अटैक किया जाता था सिक्किम पर। इसी बीच जब भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में तो ब्रिटिश इंडिया और सिक्किम के बीच अच्छे संबंध देखने को मिले, लेकिन 1860 ईस्वी तक आते आते दोनों में मतभेद बढ़ने लगे और इसके साथ ही ब्रिटिश ने दार्जिलिंग एवं तराई के जो इलाके थे उन पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ तुमलोंग के नाम से जानते हैं, जिसे 1861 ईस्वी में साइन किया गया। इस ट्रीटी के माध्यम से सिक्किम अब ब्रिटिश इंडिया का एक संरक्षित राज्य बन गया और इसके साथ ही ब्रिटिश ने सिक्किम को 2 गारंटी भी दी है। पहला कि वो अब मुक्त व्यापार कर सकता है और दूसरा, जो भी यात्री सिक्किम को घूमना का चाहते हैं, जो भी सिक्किम में विजिट करना चाहते हैं, उसको ब्रिटिश पुलिस अब सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को अपने अधिकार में लेकर एक बफर जोन कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था, उसी के तहत इसे भी सिक्किम को भी एक बफर जोन क्रिएट किया और इंडिया और तिब्बत के बीच में काफ़ी यूज किया। हालांकि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ही सिक्किम को अंग्रेजों से मिली जो आज़ादी की गारंटी थी उसे नई भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। इसके बाद भारत के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सिक्किम को एक विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, जिसे भारत की एक ट्रिब्यूटरी भी कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्किम की बाहरी सुरक्षा, संचार एवं कूटनीति है, उस पर अब भारत का नियंत्रण था। इसके साथ ही सिक्किम में सत्तारूढ़ चोग्याल, जैसा कि मैंने आपको बताया, चोग्याल मतलब राजा होता है, तो चोग्याल के तहत एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई।
इसमें यह एक प्रावधान किया गया कि चोग्याल मतलब राजा तो रहेंगे, साथ ही साथ एक प्रधानमंत्री भी होंगे। इसके बाद 1962 में जब भारत चीन युद्ध के होता है तो उस दौरान सिक्किम को भारत के लिए एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि नाथुला जो पास है उस पर झड़पें होती थी जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती थी। इसके बाद 1970 के दौरान इस हिमालयी राज्य में समस्याएं पैदा होते हुए देखने को मिलती है, जब सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राजशाही विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुए। भारत को चिंता थी कि कहीं इस स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन सिक्किम को तिब्बत का भाग होने का दावा न ठोक दे, क्योंकि चीन का ये नेचर रहा है कि वो हर जगह कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन की जो पॉलिसी है उसे वो लागू करने की कोशिश करता है। इसके बाद भारत ने समय की मांग को देखते हुए सिक्किम में एक राजनीतिक अस्थिरता की निगरानी के लिए एक मुख्य प्रशासन नियुक्त किया, जिसके साथ ही भारतीय सैनिकों को भी तैनात कर दिया। हालांकि सिक्किम के उस समय के चोग्याल थे, चोग्याल मतलब जो राजा, वो पाल्डेन थोडुप नामक ग्याल, उन्होंने स्वयं राजघराने के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए भारत से सैन्य शक्ति की सहायता मांगी थी। इसके अलावा सिक्किम के निर्वाचित प्रधानमंत्री लेडुप दोरजी, जो स्वयं राजशाही के विरुद्ध थे, उन्होंने भारत की संसद से ये विनती की कि सिक्किम का दर्जा बदलकर एक राज्य का दर्जा देने की कोशिश की जाए। इसके बाद 14 अप्रैल 1975 को एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाता है पूरे सिक्किम में, जिसमें से 97% आबादी ने भारत में विलय के लिए अपना मतदान दिया। इसके बाद 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संसद ने सिक्किम को भारत का राज्य बनाने वाले संवैधानिक संशोधन की मंजूरी भी दे दी, और इसके बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संशोधन की पुष्टि की गई और सिक्किम को अंततः 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके बाद लेडुप दोरजी को सिक्किम का मुख्यमंत्री बनाया गया और इस प्रकार सिक्किम की राजशाही समाप्त कर दी गई। तो ये तो रही सिक्किम का इतिहास। 1967 के बाद भारत चीन की सेनाएं 1986 में एक बार फिर आमने सामने थी। वो क्यों थी, इसके बारे में हम समझते हैं। 1962 से सबक लेते हुए इंदिरा गांधी सरकार भारत की सुरक्षा में सुधार पर ध्यान दे रही थी, इसलिए 1982-83 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल के.बी. कृष्णा राव द्वारा प्रस्तुत योजना पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एलएसी के साथ साथ सैन्य शक्ति को और दृढ़ बनाने की अनुमति दे दी। 1984 में भारत ने सैम दोरांगछू वैली के तट पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई, जिसका प्रबंधन एसएसबी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा किया जाता था। उन्होंने यहीं से सीमा निरीक्षण का काम शुरू किया और ये ऐसा लगातार 2 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन 1986 में भारतीय सेना ने देखा कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में एक परमानेंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सुरक्षा बलों ने चीनी इरादों के प्रति अधिक आक्रामकता दिखाई और यह गतिरोध 1987 तक जारी रहा। एक समय तो ऐसा लगा जैसे दोनों देशों के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों देशों ने टेबल टॉक को ही सीमा सुरक्षा का रास्ता निकालने के लिए चुना। उधर 1986 में भारत द्वारा जनरल के सुंदर जी को अपना एक नया आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त करता है, जिनका स्टांस बहुत ही क्लियर था। उनका कहना यह था कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहते, चाहे प्रतिद्वंदी कोई भी हो। भारत ने चीन को एक प्रस्ताव दिया कि यदि चीन अपनी सेना हटा लेता है तो भारत चीन की पोस्ट पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा, लेकिन चीन ने अहंकारपूर्वक भारत के प्रस्ताव का अस्वीकार कर लिया और इसलिए जवाबी कार्रवाई में भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने ट्रूप्स की फास्ट मूवमेंट के लिए M-26 हेलीकॉप्टर, उस समय जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हेलीकॉप्टर थी, उसका यूज किया और अरुणाचल प्रदेश में तांगला से नामकाचू के पार करके हाथुंगला जो पास था वहाँ तक कब्जा कर लिया। और भारत और चीन के बीच यह स्टैंड अप लगातार 8 वर्षों तक चला। बीच में तो एक समय ऐसा भी आया जैसे दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाएंगी और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 1988 में चाइना को विजिट किया और जिसके बाद एग्रेशन में कुछ कमी देखने को मिलती है। और फाइनली 1993 में भारत और चीन के बीच में 7 सितंबर को
द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन होता है। और इसी के साथ ये जो सामदोरोंग छू वैली का स्टैंड ऑफ था और वो धीरे धीरे शांत होता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट क्या थे। 7 सितंबर 1993 को भारत और चीन की सीमा है उस पर शांति बनी रहे, उसके लिए द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट का जो रूपरेखा था वो 1954 की पंचशील एग्रीमेंट की ही तरह थी दोनों पर, और इसकी कुछ विशेषताएं भी थी जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता थी कि भारत चीन सीमा जो विवाद है उसको शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से ही हल किया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका विशेषता है कि प्रत्येक पक्ष अपने सैन्य बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो LOC है उससे कुछ दूरी बनाकर रखेगा और वो कभी भी LOC के नज़दीक नहीं आएगा, ताकि दोनों देशों के बीच में एक मतभेद पैदा ना हो। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में विचार विमर्श के माध्यम से प्रभावी विश्वास बहाली के उपायों पर काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में ये जो मतभेद हैं उसको और कम किया जा सके। तो ये तो रही इस एग्रीमेंट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद 1995 में भी भारत और चीन के बीच में जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए साथ ही साथ दोनों के बीच में जो गैप है, विश्वास का जो गैप है, उसको पाटने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। नवंबर 1996 का ये जो एग्रीमेंट था वो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक एग्रीमेंट की गई थी इंडिया चाइना के बीच में। और इसमें भी सेम वही बात लिखी गई थी कि कैसे दोनों देश पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकते हैं और बॉर्डर पर कैसे पीस स्थापित करके रह सकते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि अब जो भी सेनाएं होंगी, मतलब जो इंडिया की तरफ से जो सेनाएं चाइना बॉर्डर पर खड़ी हैं या फिर चाइना की तरफ से जो सेनाएं इंडिया बॉर्डर पर खड़ी हैं, दोनों सेनाएं अब अपने हथियार लेकर बॉर्डर पर खड़ी नहीं रहेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया था। अब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके थे और 21वीं सदी के शुरुआत में भारत और चीन का जो रिलेशन था वो काफ़ी कॉर्डियल ही रहा, इसमें कोई तनाव देखने को नहीं मिले। इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब 1998 में भारत ने पोखरण टेस्ट किया था, तो उस समय चाइना का जो स्टांस था वो बिल्कुल नॉर्मल था। इसके साथ ही जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था 1998 में, उस समय भी भारत का और चाइना का जो रिलेशन था वो नॉर्मल ही रहा। इसके साथ ही जब उस समय के 10th प्रेसिडेंट थे इंडिया के KR नारायण, उन्होंने चाइना को विजिट किया और धीरे धीरे भारत और चाइना के संबंध सुधरते गए। इसके बाद 2003 में भी भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, उन्होंने भी चाइना का विजिट किया और भारत का और चीन का संबंध धीरे धीरे अच्छा होने लगा। लेकिन भारत और चीन का जो संबंध है उसको हम ज़्यादा दिन तक एक कॉर्डियली या फिर एक मैत्रीपूर्ण नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल हमें 2005 में मिलता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बना कर दूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हों, और इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं 2005 से लेकर अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और क्या क्या कारण रहे हैं और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और हाँ, यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप इसके पहले और दूसरे भाग को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।